संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विषय गणित इकाई 3 पूर्णांक। तो आइए पूर्णांक का परिचय पढ़ते हैं हम। इसके पहले हमने पहले अध्याय में हमने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं। और प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक कहा जाता है। वे संख्याएं जिनकी सहायता से हम गिनती करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक होती हैं। और प्राकृतिक संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को शामिल कर लिया जाए तो हमें प्राप्त होती हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं शून्य से शुरू होकर के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अनंत तक होती हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ऋणात्मक संख्याएं। ऋणात्मक संख्याएं आपका होती हैं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, आगे और भी बढ़ते जाएं हम अनंत तक। अब ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याओं को अगर हम मिला दें, क्या करें? ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं दोनों को अगर शामिल कर लिया जाए तो हमको क्या प्राप्त होता है? पूर्णांक। यह शून्य के दाहिनी तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये अनंत तक होता है। और शून्य के बाईं तरफ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 और ये अनंत तक होता है। तो इस प्रकार से पूर्णांक क्या हो गया? पूर्णांक पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं यानी ऋण पूर्णांक को मिला करके जो प्राप्त होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। ये शून्य के दाहिनी तरफ जो धनात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम धन पूर्णांक कहते हैं और शून्य के बाईं तरफ जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। आइए हम देखते हैं संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण कैसे किया जाता है। तो संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम सीधी रेखा खींच करके एक संख्या रेखा बना लेते हैं। और संख्या रेखा के दोनों तरफ जो है दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो तीर का निशान रहेगा यह इंगित करता है कि संख्या रेखा आगे भी बढ़ती जाएगी और इधर पीछे भी बढ़ती जाएगी। तो इसके मध्य बिंदु पर हम क्या करेंगे? शून्य को लेंगे। जो हमने रेखा खींची है सीधी, इसके मध्य बिंदु पर क्या लिया जाएगा? शून्य। ये हमारा है शून्य। तो ये संख्या रेखा के मध्य बिंदु पर हमारा शून्य हो गया। अब शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। तो ये हमारा हो गया धन 1, ये हो गया धन 2, धन 3, ये सब समान दूरी पर होते हैं। धन 4, धन 5, इसी प्रकार से आगे धन 6, धन 7, धन 8 आगे बढ़ता जाएगा। धन 6, धन 7, धन 8 आगे हम बढ़ते जाएंगे अनंत तक। और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांकों को निरूपित किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, ऋण 7, ऋण 8 और आगे इसी प्रकार से अनंत तक हम ऋणात्मक पूर्णांकों को निरूपित करते जाएंगे। तो शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक हमने लिया है। तो ये हो गए हमारे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक
पूर्णांक। और शून्य के बाईं तरफ क्या हमने लिया है? ऋणात्मक पूर्णांक। तो इस प्रकार से संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों का निरूपण करते हैं। मध्य में शून्य लिया जाता है और शून्य के दाहिनी तरफ धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं और शून्य के बाईं तरफ ऋणात्मक पूर्णांक लिखते हैं। तो ये था संख्या रेखा पर पूर्णांकों के निरूपण का तरीका। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। आइए हम देखते हैं संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के युग्म। तो ये हमारी संख्या रेखा है जिस पर धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य निरूपित है। तो इसमें विपरीत पूर्णांकों के जोड़े हमको देखना है जिसे युग्म कहते हैं। तो विपरीत पूर्णांकों के जोड़े क्या है? धन एक। धन एक का विपरीत क्या है? ऋण एक। तो धन एक का विपरीत क्या हो गया? ऋण एक हो गया। तो ये युग्म हो गया ये विपरीत पूर्णांकों का। इसी प्रकार से धन दो का विपरीत जो है ऋण दो है। तो धन दो और ऋण दो विपरीत पूर्णांकों का युग्म हो गया। धन तीन का विपरीत पूर्णांक है हमारा ऋण तीन। तो ये हो गया हमारा धन तीन और ऋण तीन विपरीत पूर्णांकों का युग्म हो गया। इसी प्रकार से धन चार का विपरीत पूर्णांक जो हमारा है ऋण चार है। तो धन चार और ऋण चार विपरीत पूर्णांकों का युग्म हो गया। इसी प्रकार से धन पांच का विपरीत ऋण पांच है। तो धन पांच और ऋण पांच विपरीत पूर्णांकों का युग्म हो गया। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं धन छह का विपरीत ऋण छह होगा और धन सात का विपरीत ऋण सात होगा। तो ये है संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े या युग्म। तो इस प्रकार से हम निरूपित किए कि धन एक का विपरीत ऋण एक है, धन दो का विपरीत ऋण दो है, धन तीन का विपरीत ऋण तीन है, धन चार का विपरीत ऋण चार है, धन पांच का विपरीत ऋण पांच है। इसी प्रकार से आगे भी हम देख सकते हैं। तो ये था संख्या रेखा पर विपरीत पूर्णांकों के जोड़े। आइए अगले मुख्य बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम देखते हैं भूतल से ऊपर और भूतल से नीचे पूर्णांकों को कैसे निरूपित किया जाता है। तो ये बीच वाली रेखा जो हमने खींचा है ये हमारा भूतल है। अक्सर हम जब मकान बनाते हैं तो एक नीचे जमीन से नीचे अंडरग्राउंड बना देते हैं, फिर उसके बाद छत पे चढ़ने के लिए जीना बनाते हैं और जमीन के नीचे तहखाने में भी जाने के लिए जीना बनाते हैं। तो जब हम ऊपर जाते हैं तो जमीन से यानी भूतल से ऊपर की तरफ जब हम छत की तरफ सीढ़ियां चढ़ते हैं तो यहां पर पूर्णांकों को धनात्मक निरूपित किया जाता है। क्या लिखा जाता है? धनात्मक। ये हो गया हमारा धन एक, धन दो, धन तीन, धन चार, धन पांच, धन छह, धन सात आदि। और जब हम भूतल से नीचे जाते हैं यानी तहखाने की तरफ जाते हैं तो या जमीन से नीचे जाते हैं तो उसकी दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। इसको ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है। ऋण एक, ऋण दो, ऋण तीन, ऋण चार, ऋण पांच, ऋण छह, ऋण सात आदि। तो भूतल से ऊपर की दूरियों को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है यानी धनात्मक होती हैं। और भूतल से नीचे जब जाते हैं तो उस दूरी को हम ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं यानी भूतल से नीचे ऋणात्मक दूरी ऋणात्मक होता है और भूतल से ऊपर जो होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक से हम दर्शाते हैं उन दूरियों को। तो ये था भूतल के ऊपर और भूतल से नीचे पूर्णांक। यानी भूतल से ऊपर की दूरियों को धनात्मक पूर्णांक से दिखाया जाता है
और भूतल से नीचे की दूरियों को हम ऋणात्मक पूर्णांक से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से भूतल से ऊपर और भूतल से नीचे पूर्णांकों को कैसे निरूपित किया जाता है ये हमने देख लिया। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। आइए देखते हैं हम कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। योगात्मक प्रतिलोम, यदि दो पूर्णांकों a और b का योग शून्य हो तो a और b परस्पर योगात्मक प्रतिलोम कहलाते हैं। जैसे धन a धन ऋण a बराबर शून्य हो जाएगा, क्योंकि धन a और ऋण a का योगफल शून्य होता है, इसलिए धन a और ऋण a एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे धन 5 में हम ऋण 5 जोड़ेंगे तो यह शून्य प्राप्त हो जाएगा, और धन 7 में ऋण 7 जोड़ेंगे तो यह भी शून्य प्राप्त हो जाएगा। यहां धन 5 और ऋण 5 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। धन 5 और ऋण 5 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। प्रतिलोम है। ठीक इसी प्रकार से धन 7 और ऋण 7 का योगफल शून्य है, तो यहां धन 7 और ऋण 7 एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। यानी धन 7 का योगात्मक प्रतिलोम ऋण 7 है, ऋण 7 का योगात्मक प्रतिलोम धन 7 है। शून्य में हम शून्य जोड़ते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है? शून्य ही प्राप्त होता है। तो शून्य स्वयं का योगात्मक प्रतिलोम है, क्योंकि शून्य में शून्य जोड़ने पर शून्य प्राप्त होता है, इसलिए शून्य स्वयं शून्य का योगात्मक प्रतिलोम का योगात्मक प्रतिलोम क्या है? स्वयं शून्य है। शून्य। तो इस प्रकार से हमने योगात्मक प्रतिलोम की परिभाषा देखी। आइए हम बढ़ते हैं अगले मुख्य बिंदु की तरफ। आइए देखते हैं पूर्णांकों का निरपेक्ष मान, जिसे इंग्लिश में एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है या मापांक कहा जाता है। मापांक को इंग्लिश में मॉडुलस कहा जाता है। तो निरपेक्ष मान क्या होता है? किसी पूर्णांक a का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य, निरपेक्ष मान को निरपेक्ष मूल्य भी कहा जाता है या मापांक, यानी इसको मापांक भी कहा जाता है, इंग्लिश में मॉडुलस कहते हैं। और निरपेक्ष मान को लिखने के लिए ये जो पूर्णांक होता है उसके दोनों तरफ खड़ी लाइन खींच देते हैं, जैसे हमने दिखाया है। a का निरपेक्ष मान निरूपित किया है, दोनों तरफ से खड़ी लाइन खींचा है। उस संख्या के चिन्ह के बिना उसके आंकिक मान के बराबर होता है। फिर से आइए परिभाषा देखते हैं। किसी पूर्णांक a का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक, यानी निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मूल्य और मापांक एक ही चीज है। किसी पूर्णांक a का निरपेक्ष मान या निरपेक्ष मूल्य या मापांक उस संख्या के चिन्ह के बिना उसके आंकिक मान के बराबर होता है। आइए कुछ उदाहरणों की सहायता से, एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमें ऋण 6 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है। तो निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस पर निरपेक्ष मान का चिन्ह लगाएंगे, जो पूर्णांक के दोनों तरफ खड़ी लाइन खींचा जाता है।
यह निरूपित करता है कि ऋण 6, इसे क्या पढ़ेंगे, ऋण 6 का निरपेक्ष मान। परिभाषा में आपको क्या बताया गया है कि चिन्ह के बिना, यानी चिन्ह समाप्त हो जाएगा, उसके आंकिक मान, इसका आंकिक मान क्या है, 6, तो उसके आंकिक मान के बराबर होता है। यानी ऋण 6 का निरपेक्ष मान क्या हो गया, हमारा 6 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ऋण 8 का निरपेक्ष मान हम ज्ञात करना है, तो 8 के दोनों तरफ खड़ी लाइन खींचेंगे, ये बराबर हो जाएगा 8, यानी इसके आंकिक मान के बराबर होगा, चिन्ह को हम छोड़ देंगे। धन 12 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा हमारा धन चिन्ह हट जाएगा, यह 12 हो जाएगा। इसी प्रकार से धन 7 का निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो चिन्ह हट जाएगा, संख्या वही रहेगी, तो ये प्राप्त हो गया 7। 25, धन 25 का निरपेक्ष मान आपको ज्ञात करना है, तो चिन्ह हट जाएगा और 25 आप यहां पर उतार दीजिए। आगे और उदाहरण आइए देखते हैं। ऋण 112, इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करना है, तो निरपेक्ष मान बराबर हो जाएगा 112, यानी धन चिन्ह, ये ऋण चिन्ह जो है हट जाएगा। परिभाषा हमारी कहती है कि उसके चिन्ह के बिना, यानी चिन्ह को हम छोड़ देंगे, संख्या वही रहेगी। आइए देखते हैं ऋण 110, इसका निरपेक्ष मान अगर हमको निकालना है तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, चिन्ह आप छोड़ दीजिए, संख्या वही लिख दीजिए 110। आइए और देखते हैं धन 525, इसका निरपेक्ष मान अगर हमको निकालना है तो चिन्ह हट जाएगा, संख्या वही रहेगी, यानी 525। यानी किसी भी पूर्णांक का निरपेक्ष मान ज्ञात करने के लिए उस पूर्णांक के चिन्ह को हटा दिया जाता है और संख्या वही रहती है, उसका आंकिक मान वही रहता है। यानी धन या ऋण जो चिन्ह होता है उस चिन्ह के बिना उसका आंकिक मान होता है। और निरपेक्ष मान को निरूपित करने के लिए संख्या के दोनों तरफ देखिए खड़ी लाइन खींच देते हैं और इसको क्या पढ़ते हैं, जैसे 6 के दोनों तरफ खड़ी लाइन हमने खींच दिया है ऋण 6 के, तो यह पढ़ा जाएगा ऋण 6 का निरपेक्ष मान, ये पढ़ा जाएगा ऋण 8 का निरपेक्ष मान, ये पढ़ा जाएगा धन 12 का निरपेक्ष मान, ये पढ़ा जाएगा धन 7 का निरपेक्ष मान, ये पढ़ा जाएगा धन 25 का निरपेक्ष मान। इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऋण 112 का निरपेक्ष मान। इसे क्या पढ़ेंगे, ऋण 110 का निरपेक्ष मान। अगर इंग्लिश में आप कहें तो -110 मॉड्यूलस ऑफ -110 इज इक्वल टू 110। और ये क्या पढ़ेंगे, धन 525 का निरपेक्ष मान। तो ये पढ़ने का तरीका है। और निरपेक्ष मान जो होता है उस पूर्णांक के आंकिक मान के बराबर होता है, चिन्ह को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से पूर्णांकों का निरपेक्ष मान निकालना हमने सीख लिया। और अब इस अध्याय के जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उनकी हमने चर्चा कर लिया है। अगले वीडियो में हम इस अभ्यास के इस इकाई के पहली प्रश्नावली पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।